बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BNN का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आलमी यूम ख़वानगी के मौका पर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मेज़बानी में बरकों में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत PSN डॉक्टर अफजल बाबर ने की। इस मौका पर बरकों की तमाम कम्यूनिटी ने और पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान ने इस सेमिनार में शिरकत की। इस सेमिनार में तमाम जो शुरका थे उनका यही कहना था कि निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए मुकामी और वफाकी सतह पर हुकूमत को चाहिए कि वह इक़दाम करे और प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट नेटवर्क के साथ मिलकर शरह ख़वानगी को बढ़ाने में निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम करें। मज़ीद तफ़सीलात आप देख सकेंगे इस रिपोर्ट में। हर साल आलमी यूम ख़वानगी 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसी सिलसिले में बरकों में सदर PSN डॉक्टर अफजल बाबर की ज़ेर सदारत एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान, मुख्तलिफ स्कूल के प्रिंसिपल, दीनी व इल्मी शख्सियात, सोशल वर्कर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के अलावा ताजर बरादरी ने भी शिरकत की। सेमिनार में शरह ख़वानगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम अरकान ने अपनी अपनी तजावीज़ दी। सेमिनार से चौधरी तारिक दिलदार, वाहिद कयानी, शकील अब्बासी, चौधरी अफजल और सहाफ़ी बरादरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर तमाम अरकान का कहना था कि हुकूमत को तालीम के बजट में गैर मामूली इजाफा करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को रियासत का मावन समझना चाहिए। इस मौके पर शिरका की जानिब से मजीद ये कहा गया कि पहले ही हम कोरोना की वजह से एजुकेशन सेक्टर का बहुत नुकसान कर चुके हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल बंद करने के हवाले से अपने फैसले पर नजरसानी करे। तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सरबराह ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया और मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है, ये इसके बाद का मैं समझता हूँ सबक है, हमें वो पढ़ना चाहिए। लेकिन मुकामी हुकूमतें क्या किरदार अदा कर सकती हैं? मैंने पहले कहा कि माएँ, बहनें और बेटियां इसलिए किरदार अदा कर सकती हैं कि उन्होंने जो पाल के आगे भेजने हैं, जिन्होंने क़यादत करनी है, वो असल में अपनी माओ की फिक्र लेके आगे आते हैं। और शहंशाह वही हुआ करता है जो किसी मलका का बेटा। और हमारी माएँ, बहनें और बेटियां उस वक्त तक मलकाएं नहीं बन सकती जब तक वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा खुदीजतुल कुबरा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों की तरफ नहीं देखती। सेमिनार में प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज, सरबराह एम स्कूल एंड कॉलेज, सरबराह द कैमब्रिज स्कूल आज़म खान, वाइस प्रिंसिपल बिलाल नासिर, प्रिंसिपल क्रिएटिव माइंड कॉलेज मुफ्ती तुफैल, सरबराह फाइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और सदर बिस्मा बाबर बुखारी और दीगर सरबराहान ने शिरकत की। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से नवीद अब्बासी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शकील अब्बासी ने सेमिनार से खिताब किया। इजलास में सरबराह पंजाब कैशन कैरी चौधरी अफजल ने भी खिताब किया। पाकिस्तान या किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम का क्या किरदार होता है। बदकिस्मती से शुरू से ही हमारे जो अरबाब इख्तियार रहे हैं उनकी तरजीहात में तालीम की शामिल नहीं रही है, जिसका नतीजा इस वक्त हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, लाक़ानूनियत है, अफरत। ये जो आज की यूनियन कौंसिल सतह के ऊपर ख़वानगी के लिए काम करना, तालीम के लिए काम करना जो हमारा आज का मौजूद है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बरकों या पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद में जितना रोल प्राइवेट स्कूल्स का है, मैं समझता हूँ, बल्कि हर बाशऊर शख्स ये समझता है कि अगर ये प्राइवेट स्कूल्स ना होते, ये हमारी कौम का बोझ ना उठाते, तो शायद आज हमारी कौम क्लैप्स कर चुकी होती। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इतने बड़े फैसले को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं चाहूंगा कि जो हुकूमत पाकिस्तान आपके सामने है, जैसे आपने खुद जिक्र किया है कि कोरोना की वबा जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में आई, तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो उनका विजन था कि पूरी नेशन को, पूरी कौम को एक निसाब दिया जाए, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हुकूमत पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो रही है। बहुत सारी हैसियतें रखते हैं, तो वो भी आज अपनी गुनागू मसरूफियात में से टाइम निकाल के आए, उनको भी वेलकम कहता हूँ। उस्मान अब्बासी साहब, इनका अपना एक बड़ा मसरूफ़ कहने के स्केजुअल चल रहा है, तो वो भी तशरीफ़ लाए, रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यंग लीडर हैं और हर सरगर्मी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ।
सेमिनार के बाद डॉक्टर बाबर अफजल ने BNN के साथ खुसूसी बातचीत की। मेरे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल नेटवर्क के सदर जनाब डॉक्टर अफजल बाबर साहब। सबसे पहले तो सर मैं आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जितनी भी बरकऊ की कम्यूनिटी थी उनको आपने एक छत के तले सबको इकट्ठा किया। बेशक वो किसी मुख्तलिफ़ पार्टी से, बेशक वो नून लीग से थे, पीपल्स पार्टी से थे, PTI से थे, या मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल्स यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ इदारों से यहाँ तशरीफ़ लाए, दीगर कम्यूनिटी से लोग, ताजर बरादरी से जो तो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए, तो सबको आपने इकट्ठा किया। आज का जो हमारा सेमिनार था 50% जो आप लोगों ने, आपने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, 50% हमारा काम हो गया। तो बाकी जो 50% रहा उसके लिए आप क्या समझते हैं कि आज के जो सेमिनार तो एक कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद हो गया, आगे चलकर क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई उसको अमली जामा किस तरह पहनाया जाएगा? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने ख़ुद ज़िक्र किया कि हमारा ये जो सेमिनार है ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टी के जो कारकुन हैं या कायदीन हैं, जो मसाजिद के आइमा इकराम हैं, ताजर कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया पर्सनस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इन सब को पिछले 2-3 साल से हम हर साल इस दिन पे जमा करते हैं और झंझोड़ते हैं कि पूरी दुनिया में अगर हम तरक्की के अशारिये देखें तालीमी एतबार से, तो जिन कौमों ने तालीम में तरक्की की उन्होंने इस शोबे को, ख़ास तौर पे तालीम और सेहत को सियासत से बालातर होकर जो है वो अपनी तवानाइयाँ सर्फ की। हमारे यहाँ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम 74 साल से देख रहे हैं कि एक हुकूमत आती है और वो तालीम के लिए कोई और मनसूबा लेकर आती है। जैसे ही 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो हुकूमत जाती है या उस पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है, तो दूसरी पार्टी जो बरसर इक़्तिदार आती है उसके मुकाबले में वो सबसे पहला ये काम करती है कि जो पहली हुकूमत ने या पहली पार्टी ने तालीम के शोबे में थोड़ा बहुत, पहले तो करते नहीं है, तरजीह नहीं है इनकी, जो थोड़ा बहुत किया है उसको वाइंड अप करते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क ने इसकी बुनियाद डाली है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगले लिटरेसी डे तक पहुंचने से पहले इस्लामाबाद की जो 50 की 50 यूनियन काउंसिल्स हैं उनके हर क्लस्टर में 4-4, 5-5, 6-6 यूनियन काउंसिल्स के जो हमारे कायदीन हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, सिविल सोसाइटी के, और वहाँ पे तालीमी माहिरीन हैं, मीडिया पर्सनस हैं, उनको जमा करना है और उनको ये बात बावर करवानी है कि खुदारा अपनी ये जो 1.5 ईंट की मस्जिद है उससे बाहर निकलें। आप सियासी अपने मामलात अपने प्लेटफार्म पे करते रहें, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन जिन्होंने कल को पाकिस्तान की सियासत संभालनी है, जो हमारा मुस्तकबिल है, अगर इनको आज हम म्यारी, अच्छी और अफोर्डेबल तालीम नहीं देंगे और उनके ऊपर तालीम के दरवाज़े नहीं खोलेंगे और उनकी जो शरह खानदगी या वो नहीं बढ़ाएंगे, तो हम कभी भी पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। तो मेरा ख्याल है कि आज आपके सामने सब कायदीन ने इस चीज़ को एडमिट किया कि हम हर साल इनको झंझोड़ते हैं और इस दफ़ा वादा करके गए हैं और हम इंशाल्लाह इनके दरवाज़े पे ये दस्तक आपकी वसातत से भी और बाकी दोस्तों की वसातत से ये देते रहेंगे कि हमारे बच्चे का आईने पाकिस्तान ने जो मुफ्त और लाजमी तालीम का हक़ उसको दिया है वो इंशाल्लाह हमने उसको दिलवाना है और अक़वाम आलम में हमने सुरखरू होना है। सर, जैसा कि आज का सेमिनार था उसका टॉपिक ये था कि शरह ख़वानगी बढ़ाने में मुकामी हुकूमतों का किरदार। तो सर, ये शरह ख़वानगी है जो हमारा लिटरेसी रेट है उसके अंदर बहुत बड़ी वेरिएशन आती है। प्राइमरी लेवल पर हमारे कुछ और इशारे होते हैं, मैट्रिक तक हम लोग जाते हैं कुछ और होते हैं, कॉलेज की तालीम तक कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं तो वो इशारे हमारे बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचने से पहले मेरा ख्याल है कि जो हम बीज बोते हैं जब भी किसी फसल का, तो उसको फल पकने तक उसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि उसको कोई मौसम ख़राब ना करे, उसको कोई जानवर ख़राब ना करे। तो पहले तो हमारे कोई 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, और ये वादा हमने 2001 में यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से किया था कि 2015 से पहले हमारे 100% बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने की उम्र के वो स्कूलों में चले जाएंगे, जिसमें हम फेल हुए, जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं, MDGs कहते हैं। अभी हमने 2015 में 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मुआहदा किया पूरी दुनिया के साथ, अक़वाम आलम के प्लेटफॉर्म से SDGs का मुआहदा किया। अब दुनिया शरह खानदगी बढ़ाने की बात नहीं करती,
دنیا بچوں کو سکول لانے کی بات نہیں کرتی، وہ بچوں کی معیاری تعلیم کی بات کرتی ہے۔ ہم ابھی تک جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ہم 60% سے آگے نہیں گئے۔ 2010 میں بھی ہم 60% لٹریسی ریٹ تھا، پھر 2015 میں ہمارا 58% ہو گیا، پھر ہم جو ہے وہ اب بڑھا چڑھا کے اس کو 60% پر دوبارہ لے آئے ہیں، جو کہ حقیقت میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بچوں کی تعلیم کو اگر سرکاری اعداد و شمار سے نکال دیا جائے تو شاید ہمارا شرح خواندگی کا جو معیار ہے وہ 0 ہو جائے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت پاکستانی عوام نے اور نجی شعبہ تعلیم نے ہماری شرح خواندگی کو ایک سہارا دیا ہوا ہے۔ ابھی جو بات آپ نے یونیورسٹی کی، آپ یونیورسٹی کو چھوڑ دیں، ان 20 ماہ میں جو کرونا پیریڈ گزرا، اگر اس کے بعد سکول اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جو 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول تھے، اب وہ 4 یا 5 کروڑ آؤٹ آف سکول بچے ہوں گے، چونکہ 2 سال جو بچہ درسگاہ سے جڑا ہی نہیں ہے، اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہی نہیں رہا، وہ کیسے اب دوبارہ سکول آئے گا؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ آپ کے ہاں تو نہ کوئی ماہر نفسیات ہے کلاس روم کے اندر، نہ ہی آپ کا تعلیمی ماحول اس طرح کا ہے کہ ان بچوں کا جو گیپ ہے اس کو پورا کر سکے۔ رہی بات یونیورسٹی کی، تو اس کو میں اس طرح کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے اس کے بعد بچوں نے، نوجوانوں نے اپنے اس شعبے کے اندر، ریاست کے اندر کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ ہماری جو سائنس کی تعلیم ہے اس کی ریسرچ کسی انڈسٹری کے ساتھ منسلک نہیں ہے، جس کا نقصان کیا ہے کہ آج ہمارا گریجویٹ یونیورسٹی کا جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ اپنی ڈگری حاصل نہیں کرتا، وہ اپنے کریڈٹ آر کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ یہ اس کے پروفیسر کی، اس کی یونیورسٹی کے امتحان کا ایک کاغذ اس کے پاس ہے، آپ اگر اس سے پوچھیں آپ کا ریسرچ ورک کس میں تھا تو وہ بلیک اینڈ وائٹ میں تو ہوگا، لیکن کسی انڈسٹری کے ساتھ، کسی کمیونٹی ورک کے ساتھ یا کسی سوشل ورک کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مربوط رابطہ نہیں ہے۔ تو میری یہ رائے ہے آج لٹریسی ڈے کے اوپر احکام بالا سے کہ خدا را ہم نے یونیورسٹیاں بہت بنا دی، ان یونیورسٹیوں کو اپنے جو مختلف شعبہ زندگی ہیں ان کے ساتھ منسلک کریں کہ ایک بچہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا آدھے سے زیادہ کام جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کے اندر کرے۔ جب جرمن اور جاپان کی میں مثال دیتا ہوں، وہاں جس نے چمڑے میں ڈگری لینی ہوتی ہے نا، وہ اپنے 6 ماہ 1 سال یا ڈگری کا آدھا ٹائم جو ہے ایک پرانے موچی کے پاس بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہے۔ جس نے لکڑی میں جو ہے وہ ڈگری لینی ہوتی ہے وہ ترخان کے ساتھ جب تک نہیں بیٹھے گا، جس نے اس میں بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں کام کرنا ہوتا ہے وہ جو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جب نہیں بیٹھے گا اس کی ڈگری ایوارڈ نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جس نے ایجوکیشن میں ڈگری لینی ہے وہ جب درسگاہوں کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، وہ پریکٹیکلی کہیں پہ کمیونٹی میں سرو نہیں کرے گا تو اس کی وہ ڈگری اس کو ایوارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو بچے آج ہماری یونیورسٹیز میں ہیں، بھلے وہ اپنی آبادی کا 2% ہے، 4% ہے، 6% ہے، ان کی تعلیم دنیا کے معیار کے اوپر جب ہم لے کر نہیں جائیں گے تو ہم ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں اپنا نام پیدا نہیں کر سکیں گے، ہم ٹاپ 100 میں اپنی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لا سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ جیسے نوجوان ان چیزوں کو جب ہائی لائٹ کریں گے اور ہمارے احکام بالا اس کے اوپر توجہ دیں گے اور ہماری جو فیکلٹیز ہیں وہ بچوں کو فیوچر کی تعلیم یونیورسٹیوں میں دینا شروع کریں گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور ہم دنیا میں معیاری تعلیم دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ جی۔ اسی طرح اگر ہم لوگ محنت کرتے رہیں گے، جس طرح آج یہاں پر سب لوگ ایک کاز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو اسی طرح یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا ہم لٹریسی ریٹ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ہم معیار کی بات کر رہے ہوں گے کہ پاکستان اس معیار کی تعلیم اپنے عوام کو پرووائڈ کر رہا ہے۔